नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास के उस सबसे बड़े सच को खंगालने जा रहे हैं जिसने हमारे पूरे देश की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं ना कि अंग्रेजों ने तलवार के दम पर, बंदूकों के दम पर भारत को गुलाम बनाया। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यह सरासर झूठ है। सच्चाई यह है कि अंग्रेजों के पास कोई ऐसी जादुई सेना नहीं थी जिसने हमें हरा दिया। हम हारे क्योंकि हमारी अपनी ही बिकने को तैयार बैठे थे। 23 जून 1757 का वो प्लासी का युद्ध हुआ था। वो कोई मिलिट्री वार नहीं था। वो तो भारतीय इतिहास का सबसे पहला और सबसे बड़ा फिक्स मैच था, जिसकी स्क्रिप्ट रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत पहले ही लिख दी थी। इतिहासकार पार्सिवल स्पीयर ने इस पर एक बहुत बड़ी बात कही थी जिसे आपको नोट करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि प्लासी का युद्ध एक ऐसा सौदा था जिससे बंगाल की चंद अमीर सेठों और मीर जाफर ने मिलकर अपने ही नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच डाला। मान लीजिए कि आप इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने जाते हैं। मान लीजिए पाकिस्तान नहीं या फिर कोई भी विदेशी कम प्लेयर्स हैं, विदेशी टीम है और वो लोग गेम खेल रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन उससे पहले जो हमारे इंडियन टीम के कैप्टन्स हैं, वो लोग जाते हैं और उस विदेशी टीम के पास जाते हैं और बोलते हैं कि देखो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग हार जाएँगे। मतलब उन लोग से जाके बात करते हैं कि देखिए हम लोग हार जाएँगे और हारने के बाद आप हम लोग को पैसा दे दीजिएगा, ठीक है? तो ये क्या चीज़ें होती हैं? ये मैच फिक्सिंग होती है। तो ये वही कहा गया था, जो हमारे भारतीय पुराने इतिहासकार हैं उन्होंने यही कहा था कि ये जो चीज़ है वो असलियत में युद्ध नहीं हुई थी, ये एक सौदा हुआ था जिससे कि बंगाल के चंद अमीर सेठों ने और मीर जाफर ने मिलकर अपने ही नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच डाला था। आज इस पूरे केस की इन डेप्थ कड़ियों को जोड़ने के लिए आज का हम पूरा वीडियो पूरा डिटेल में देखेंगे और सारी कड़ियों को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। एक भी फैक्ट या कॉन्सेप्ट बचेगा नहीं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अंग्रेजों की लहर आखिरकार बंगाल को देखकर ही क्यों टपकी। वो भारत के किसी और हिस्से में इतनी बड़ी साजिश क्यों नहीं कर रहे थे? देखिए, 18वीं सदी का जो बंगाल था ना, वो आज का सिर्फ छोटा सा पश्चिम बंगाल नहीं था। उसमें आज का पूरा बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा शामिल था। यह मुगलों का सबसे संपन्न, सबसे अमीर प्रांत था। इसे उस जमाने में भारत का स्वर्ग कहा जाता था। आप हैरान हो जाएंगे यह जानकर कि पूरे एशिया से यूरोप में जो भी कपड़ा, सिल्क या सोना, बारूद बनाने का सामान जाता था, उसका अकेले 60% हिस्सा बंगाल से सप्लाई होता था। बंगाल यानी कि उस दौर का इकोनॉमिक सुपर पावर। और इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि आज जब हम इसमें बंगाल बंगाल बोल रहे हैं, तो आज का छोटा सा उस बंगाल को मत समझिएगा। पूरा बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, अगर हम बंगाल बोल रहे हैं तो अभी का बंगाल मत समझिए, इन सबको कनेक्ट करके सोचिए। पूरा बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ठीक है? अब यहाँ एंट्री होती है 3 नवाबों की, जिनका सीक्वेंस एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। याद रखिएगा। सबसे पहले आए थे मुर्शिद कुली खान 1717 से 1727, जिन्होंने बंगाल को मुगलों के चंगुल से लगभग आजाद कराया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर दी। उसके बाद एक बड़े नवाब आए जिनका नाम था अलीवर्दी खान 1740 से 1756। ये बड़े दूरदर्शी थे। इन्होंने यूरोपीय व्यापारी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। अलीवर्दी खान ने अपने दरबार में खड़े होकर कहा था कि अगर इन मधुमक्खियों को ना छेड़ा जाए तो ये ढेर सारा शहद देंगी। अगर इनके छत्ते में हाथ डाला तो ये काट काट कर मार डालेंगी। लेकिन अलीवर्दी खान का कोई बेटा नहीं था, इसलिए 1756 में उनकी मौत के बाद जो उनकी सबसे छोटी बेटी का जो बेटा था, वो गद्दी पर बैठा, जिसका नाम क्या था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला सिर्फ 23 साल का एक नौजवान लड़का था। जोश पूरा था, लेकिन राजनीति की जो बारीक समझ होती है इतनी कम उम्र में कैसे आएगी, उसमें वह थोड़ा कच्चा खिलाड़ी साबित हुआ। और यही से अंग्रेजों ने अपना असली खेल शुरू किया। समझ में आया? और जब वो बन गया था तो उसके फैमिली वाले लोग थे वो भी बहुत नाखुश थे। उनका जो मौसी का लड़का था, ये सारे जो थे वो भी दुखी थे। उनकी मौसी जो थे वो खुद बनना चाहती थी। ठीक है? अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे और भी चीज़ें ये आगे बढ़ी। तो जो जैसे कि फ्लो कैसे बनता है, सिराजुद्दौला जैसे ही नवाब बना, उसके चारों तरफ दुश्मनों की लाइन लग गई। इन दुश्मनों को 2 हिस्से में हम लोग बाँट कर समझेंगे। पहले तो जो थे, उनके घर के ही दुश्मन थे और दूसरे बाहर के दुश्मन, यानी कि अंग्रेज। वो कहा जाता है ना
विभीषण के लिए कहा जाता है कि घर का भेदी लंका डाय। सिराज के गद्दी पर बैठते ही जो उनकी सगी मौसी थी, घसीटी बेगम, इनका नाम याद रखिए, घसीटी बेगम, जो ढाका की बेहद अमीर महिला थी, चिढ़ गई क्योंकि वह अपने दूसरे भतीजे को नवाब बनाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ सिराज का ममेरा भाई शौकत जंग, जो पूर्णिया बिहार का फौजदार था, वो खुद को बंगाल का नवाब मानकर बैठा था। अंग्रेजों ने देखा कि नवाब के घर में ही फूट है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिराजुद्दौला के इन दोनों पारिवारिक दुश्मनों को अपने यहाँ पनाह दे दी और फाइनेंशियल सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब क्या आते हैं, इसका एक कारण था कि जो उसके घर के लोग थे वही उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो अंग्रेजों का तो नीति ही था फूट डालो और शासन करो। तो घर का भेदी लंका डाय, ये जो था कारण युद्ध होने का, सारी चीजें का। अब हम लोग बात करेंगे दस्तक का खुला कैप। अब हम लोग आते हैं कि जो आर्थिक कारण था उसके बारे में। 1717 में एक मुगल बादशाह हुआ जिनका नाम था फर्गुसियर। उसने अंग्रेजों को एक शाही फरमान दिया था जिसे दस्तक या फ्री ट्रेड पास कहते थे। इसका नियम यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बंगाल में जो भी माल लाएगी या ले जाएगी उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन कंपनी के गोरे अफसर बड़े चालू निकले। वो इस पास का सामान इस्तेमाल अपने प्राइवेट बिजनेस यानी कि अपनी काली कमाई के लिए भी करने लगे। इतना ही नहीं, वे भारतीय व्यापारियों से अंडर द टेबल घूस लेकर के भी पास में बांटने लगे। नतीजा यह हुआ कि बंगाल के असली व्यापारियों का धंधा चौपट होने लगा और नवाब सिराजुद्दौला के खजाने को करोड़ों का चूना लगने लगा। सिराज ने जब इस पर रोक लगानी चाहिए तो अंग्रेज उनसे खार खा गए। बिना परमिशन के वहां पे। तो इसी दौरान यूरोप में अंग्रेजों को फ्रांसीसी के बीच दुश्मनी, सप्तवर्षीय युद्ध शुरू होने वाली थी। इस डर से कहीं भारत में फ्रांसीसी उन पर हमला ना कर दे, अंग्रेजों ने कोलकाता के फोर्ट विलियम की किलेबंदी चारों तरफ से ऊंची दीवारों पर तोप लगाना शुरू कर दी। सिराजुद्दौला ने तुरंत ऑर्डर जारी किया कि तुम लोग यहाँ सिर्फ व्यापार करने आए हो, अपनी औकात में रहो, मेरे राज्य के अंदर किला बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फ्रांसीसी तो सीधे साधे बनकर मान गए, उन्होंने काम रोक दिया, लेकिन अंग्रेजों ने नवाब के इस हुक्मनामे को रद्दी के भाव उड़ा दिया और किलेबंदी जारी रखी। यह सिराजुद्दौला के ईगो और उसकी संप्रभुता पर सीधा हमला था। आग में घी डालने का काम किया कृष्णदास नाम के एक शख्स ने। यह नवाब के एक अधिकारी राजवल्लभ का बेटा था, जो नवाब के खजाने से भारी मात्रा में धन चोरी करके कलकत्ता भाग गया। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से कहा कि उस चोर को तुरंत मेरे हवाले कर दो, लेकिन अंग्रेजों ने कृष्णदास को सौंपने से साफ मना कर दिया। अब आप खुद सोचिए, एक 23 साल का राजा जिसके हुक्म की ऐसी धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो कब तक शांत बैठता। सिराज का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। सिराजुद्दौला ने तय किया कि इन गोरों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने जून 1756 में अपनी सेना उठाई और अंग्रेजों की कासिम जार फैक्ट्री पर धावा बोल दिया। ठीक इसके ठीक बाद 20 जून 1756 को उसने कोलकाता के फोर्ट विलियम पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। अंग्रेजों की हालत इतनी खराब हुई कि उनका गवर्नर ड्रैक और उसके सैनिक अपनी जान बचाकर जहाज से फुल्टा द्वीप भाग गए, जो हुगली नदी के मुहाने पर एक छोटा सा द्वीप था। सिराज ने कोलकाता का नाम बदलकर अपने नाना के नाम पर अलीनगर रख दिया और अपने एक दरबारी मनीक चंद को वहां का इंचार्ज बनाकर खुद वापस अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट आया। इसी जीत के दौरान द ब्लैक होल ट्रेजेडी 20 जून 1756, सच या प्रोपेगेंडा। इस जीत के दौरान इतिहास की वो सबसे विवादित घटना घटती है जिसे ब्लैक होल कांड कहा जाता है। इसका एकमात्र चश्मदीद गवाह था एक अंग्रेज अधिकारी, जेड हॉलवेल। हॉलवेल ने बाद में एक चिट्ठी लिखी और पूरी दुनिया में यह बात फैलाई कि 20 जून की रात को नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजी कैदियों को, जिसमें बूढ़े, औरतें और छोटे बच्चे भी थे, फोर्ट विलियम की एक बहुत सी छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया, जिसका साइज मात्र 18 फीट बाई 14 फीट था। जून की वो जानलेवा गर्मी, दम घुटने और पानी की कमी की वजह से अगली सुबह जब कमरा खोला गया तो 146 में से केवल 23 लोग जिंदा बचे थे और हॉलवेल उनकी खुशकिस्मती लोगों में से एक था। यहाँ ध्यान दीजिए,
आधुनिक इतिहासकार जैसे G.H. लिटिल इस पूरी घटना को मनगढ़ंत और एक बड़ा प्रोपोगेंडा मानते हैं, क्योंकि गणित के हिसाब से 18 × 14 के कमरे में इतने लोग ठूस ठूस कर भी नहीं भरे जा सकते। अंग्रेजों ने इस फेक न्यूज को जानबूझकर हवा दी, ताकि मद्रास में बैठी ब्रिटिश आर्मी के अंदर भारतीयों के खिलाफ खून खौल उठे और उन्हें युद्ध का एक नैतिक बहाना मिल जाए। फिर आती है अलीनगर की संधि, 9 फरवरी 1757, और अंग्रेजों का यह प्लान काम कर गया। ब्लैक होल की खबर सुनते ही मद्रास से ब्रिटिश नौसेना के एडमिरल वॉटसन और थल सेना के कमांडर रॉबर्ट क्लाइव बंगाल की तरफ कूच कर देते हैं। क्लाइव जितना बड़ा सैनिक था, उससे कई गुना बड़ा वो कूटनीतिज्ञ और धोखेबाज था। उसने कलकत्ता पहुंचते ही सिराज के अधिकारी मानिक चंद को मोटी रिश्वत दी और बिना लड़े कलकत्ता वापस जीत लिया। सिराजुद्दौला इस चाल से घबरा गया और उसने बैक फुट पर आना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि 9 फरवरी 1757 को दोनों के बीच अलीनगर की संधि हुई। इस संधि में नवाब को बुरी तरह झुकना पड़ा। अंग्रेजों को दोबारा टैक्स फ्री ट्रेड का हक मिला, कोलकाता की किलेबंदी की इजाजत मिली और यहाँ तक कि अंग्रेजों को अपने सिक्के ढालने की भी परमिशन मिल गई। अलीनगर की संधि के बाद भी रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग में खुजली चल रही थी। वह जानता था कि संधि तो सिर्फ एक दिखावा है। जब तक सिराज गद्दी पर है, अंग्रेज बंगाल को पूरी तरह निचोड़ नहीं सकते। इसलिए क्लाइव ने तलवार उठाने के बजाय दिमाग चलाया और नवाब के दरबार के सबसे बड़े गद्दारों को एक टेबल पर लाकर खड़ा कर दिया। और अब जो नाम है आपको मैं बताना चाह रही हूँ, उसे अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि ये गद्दार भारतीय इतिहास के सबसे बदनाम चेहरे हैं। मीर जाफर, यह सिराजुद्दौला की सेना का प्रधान सेनापति था। क्लाइव ने इसे लालच दिया कि अगर तुम युद्ध में हमारा साथ दो तो सिराज को हटाकर तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। राय दुर्लभ, यह नवाब का एक और बड़ा सेनापति था, जिसे मीर जाफर के साथ मिलाकर न्यूट्रल कर दिया गया। जागत सेठ फतेह चंद, यह उस समय बंगाल का बल्कि पूरे भारत का सबसे अमीर बैंकर और साहूकार था। इसे अंग्रेजों को फाइनेंस करने और नवाब के खिलाफ साजिश रचने के लिए तैयार किया गया। अमीर चंद, यह एक अमीर सिख व्यापारी था और इसे पूरी सिगरेट डील का बिचौलिया था। क्लाइव का डबल क्रॉस गेम, इस पूरी साजिश में अमीर चंद ने क्लाइव को ब्लैकमेल करना शुरू किया। उसने कहा कि मुझे इस डील की दलाली के रूप में 30 लाख रुपए और नवाब के खजाने का 5% हिस्सा चाहिए, वरना मैं अभी जाकर सिराजुद्दौला को सब सच बता दूंगा। क्लाइव ने यहाँ अपना असली रंग दिखाया। उसने 2 समझौते के कागज तैयार करवाए। एक था सफेद कागज जो असली था और दूसरा था लाल कागज जो नकली था। लाल कागज में अमित चंद की सारी शर्तें लिख दी और उस पर क्लाइव ने एडमिरल वॉटसन के फर्जी दस्तखत भी कर दिए। जब काम निकल गया तो क्लाइव ने अमित चंद से कह दिया, तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। कहते हैं इस सदमे को अमित चंद बर्दाश्त नहीं कर पाया और पागल हो गया। सारी फंडिंग सज चुकी थी। अब बारी थी मैच खेलने की और रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि तोड़ने का झूठा आरोप लगाया और अपनी सेना लेकर मुर्शिदाबाद के पास प्लासी के मैदान में पहुंच गया। तारीख 23 जून 1757, सुबह के करीब 7 से 8 बजे। स्थान नदिया जिला पश्चिम बंगाल। भगीरथी नदी के किनारे स्थित प्लासी का मैदान, जहां पलाश के फूलों के लाल बागान थे। सेना का गणित, एक तरफ नवाब की 50,000 की भारी भरकम सेना जिसमें तोपे और हाथी सब थे, दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव के मात्र 3200 सैनिक जिसमें सिर्फ 950 गोरे थे। अगर यह आमने सामने की लड़ाई होती तो नवाब के सैनिक अंग्रेजों को पैर तले कुचल देते, लेकिन अफसोस नवाब की सेना की कमान किसके हाथ में थी? मीर जाफर और राय दुर्लभ के हाथ में, जो पहले ही बिक चुके थे। जैसे ही सुबह लड़ाई शुरू हुई, नवाब की तरफ से 2 सच्चे और वफादार देशभक्तों ने अंग्रेजों पर कहर ढालना शुरू किया। उनके नाम थे मीर मदान और मोहनलाल। इसके साथ कुछ फ्रांसीसी सैनिक भी लड़ रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन तभी एक बदकिस्मती हुई। एक तोप का गोला आकर लगा और मीर मदान वहीं शहीद हो गए। मीर मदान के मरते ही सिराजुद्दौला घबरा गया। वह अपने तंबू में मीर जाफर से सलाह लेने गया। मीर जाफर ने अपनी
दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए मक्कारी से कहा, जापना, युद्ध बहुत भयानक है। आप देश के राजा हैं, आपकी जान बहुत कीमती है। आप अपनी पलटन लेकर वापस महल मुर्शिदाबाद लौट जाइए। इस गूरे चूहों को तो मैं अकेले ही देख लूंगा। सिराजुद्दौला अपने दादा अलीवर्दी खान की कस्मों का वास्ता दिया और मीर जाफर पर भरोसा करके अपनी ऊंट गाड़ी पर बैठकर मैदान से निकल गया। बस यही इस मैच का टर्निंग पॉइंट था। जैसे ही राजा मैदान से हटा, मीर जाफर ने क्लाइव को इशारा कर दिया कि रास्ता साफ है। सिराजुद्दौला जब मुर्शिदाबाद पहुंचा तो वहां मीर जाफर के बेटे मिरन के इशारे पर मोहम्मद बेग नाम के एक हत्यारी ने तलवार से सिराजुद्दौला के टुकड़े टुकड़े करके उसकी हत्या कर दी। प्लासी की यह तथाकथित लड़ाई मुश्किल से 3 से 4 घंटे चली और बिना किसी बड़े मिलिट्री एक्शन के खत्म हो गई। अब बात करते हैं इसके इम्पैक्ट की, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इस युद्ध ने अंग्रेजों को सीधा राजा नहीं बनाया, लेकिन उन्हें किंग मेकर बना दिया। अब इसका राजनीतिक प्रभाव क्या हुआ? वाती के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया, लेकिन वह सिर्फ एक मुखौटा था। असली पावर तो कहाँ थी? रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में। मीर जाफर को इतिहास में क्लाइव का गधा या क्लाइव की गीदड़ भी कहा जाता है। इस युद्ध ने साबित कर दिया कि भारत का जो सबसे केंद्रीय ढांचा था, मुगल साम्राज्य, वह पूरी तरह खोखला हो चुका था। मुगलों के नवाब को कोई भी विदेशी ऐरा गैरा आकर हरा सकता था। इसके आर्थिक प्रभाव क्या हुए कि अंग्रेजों को बंगाल के 24 परगना जिले की जमींदारी राजस्व वसूलने का पूरा अधिकार मुफ्त में मिल गया। कंपनी को हर्जाने के रूप में 1 करोड़ 77 लाख मिले। रॉबर्ट क्लाइव को निजी तौर पर 2 लाख से ज्यादा की घूस मिली। ड्रेन ऑफ वेल्थ की शुरुआत। जब तक अंग्रेज भारत से सामान खरीदने के लिए इंग्लैंड से सोना और चांदी लाते थे, लेकिन प्लासी के बाद उन्होंने भारत के ही पैसे से भारत का माल खरीदना शुरू किया और उसे यूरोप में बेचकर मुनाफा कमाने लगे। इसी पैसे से उन्होंने एक विशाल सेना बनाई और उसी सेना के दम पर आगे चलकर मैसूर, मराठा और सिखों को हराया। बंगाल कवि नवीन चंद्र सेन ने लिखा था, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए अंतहीन दुख की एक शाश्वत काली रात की शुरुआत हो गई। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी इतिहासकार के. एम. पडिक्कर ने कहा था, प्लासी का युद्ध कोई लड़ाई नहीं बल्कि एक सौदा था, जिसे मीर जाफर और सेठों ने मिलकर पूरा किया। अब इसके मुख्य बिंदु क्या है, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि युद्ध की सही तारीख क्या है। तो 23 जून 1757। नवाब के वफादार सैनिक कौन थे? मीर मदान और मोहनलाल। साजिश का मुख्य दलाल कौन था? अमित चंद, जिसके साथ क्लाइव ने धोखाधड़ी की। और उसके समयकालीन मुगल सम्राट कौन थे? तो आलमगीर द्वितीय। इनाम में क्या मिला था उन लोगों को? तो 24 परगना बंगाल। तो देखा आपने, प्लासी की कहानी कोई वीरता की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने ही शासक और व्यापारियों की लालच की वो दास्तान है, जिसने इस सोने की चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया। अब मेरा एक सीधा सवाल आप सभी से है, अगर सिराजुद्दौला ने मीर जाफर पर भरोसा न किया होता तो क्या आज हमारे देश का इतिहास कुछ और होता? कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा।